बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा बारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको विराम चिन्ह करवाए थे और साथ में मैंने ये भी बोला था कि इन विराम चिन्हों के नाम तथा जो इनके निशान हैं, इनके निर्धारित जो चिन्ह हैं वो आपको लिखने हैं अपनी हिंदी की कार्य पुस्तिका में। तो आशा करती हूँ आपने अपना गृह कार्य पूरा किया होगा। तो आज बच्चों जो हम करने वाले हैं वो सबसे पहले जो ये विराम चिन्ह है उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी है और साथ में जो हमारी कार्य पुस्तिका है उसमें व्याकरण से संबंधित भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों सबसे पहले आते हैं हम हमारी कार्यक पत्रक संख्या 7.8 पर। अब सबसे पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करना होता है। जैसा पहला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध भगवान ने पूछा, तो यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे तो हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम। अगर कहा है या पूछा है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे बोलों के ऊपर। और जहाँ पर वाक्य खत्म होता है तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद में जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो प्रश्नवाचक के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि वाक्य खत्म होने के बाद में ही मैंने बोला था कि दोहरा उद्धरण चिन्ह समाप्त होता है। इसके बाद में है, मैं तो अभागा हूँ भगवन, अकाल ने मेरे सब खेत सुखा दिए हैं। यानी यहाँ पर वो दुखी होके बोल रहा है, तो जहाँ पर भाव आया दुखी होने का तो भगवन के बाद में आएगा विस्मयादि बोधक और सुखा दिए के बाद में वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। अब आते हैं अंतिम वाक्य पर। अब यहाँ देखिए, आपकी दया के बल पर ही गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी। यहाँ पे अपन रुके हैं तो क्या लगाएंगे, अल्प विराम, मेरी शक्ति से नहीं, और यहाँ पर हम नहीं के बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। अब बच्चों इसी कार्यपत्रक संख्या में दूसरा जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य दिया गया है। अब इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप गौर करोगे कि इसमें एक मुहावरा दिया गया है। जैसे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब मुंह देखना मतलब हैरान होकर देखना, तो इसका जो अर्थ है वो थोड़ा विशेष निकलता है। तो यहाँ पर नीचे मुंह से संबंधित कुछ अन्य मुहावरे दिए गए हैं, उनका पहले हमें अर्थ बताना है, फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मुंह में पानी आना, तो इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं, जी ललचाना। अब वाक्य कुछ भी बना सकते हैं आप, इसको खाने की चीज को देखकर आप उसके ऊपर वाक्य बना सकते हैं। जैसे कचौरी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब दूसरा क्या है, मुंह फुलाना यानी नाराज होना। अब वाक्य क्या बनाएंगे, रवि को मनपसंद चीज नहीं मिलने पर वह मुंह फुलाकर बैठ गया। अब तीसरा क्या है, मुंह ताकना यानी दूसरों पर निर्भर रहना। तो इसका क्या बनाएंगे, जो कर्मशील नहीं होते वे दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। तो ये हमारे मुहावरे पूर्ण हुए। इसके बाद में हम जो हमारी कार्यक पत्रक संख्या 7.9 है वो करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारी कार्यक पत्रक संख्या है उस पर सर्वनाम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम संक्षिप्त रूप में इसे समझते हैं कि संज्ञा की जगह आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं, यह, वह, तुम आदि दिए गए हैं। अब करना क्या है
कि जो वाक्य दिए गए हैं उनमें सर्वनाम शब्द हैं वो रेखांकित करने हैं हमें। तो सबसे पहले है मैं तो एक तुच्छ नारी हूँ। तो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम। तो म के नीचे हम रेखांकित कर देंगे, मैं को रेखांकित कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास और कुछ नहीं। तो आप क्या लिखोगे? मेरे जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। इसके बाद में कुछ जो शब्द है वो भी सर्वनाम में आएगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको सर्वनाम के भेदों में भी ये बताया है। अब इसके बाद में है मैं आपके द्वार द्वार भटकूंगी। तो मैं और आपके शब्द है वो सर्वनाम में आएगा। तो इन शब्दों को आपको रेखांकित करना है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है विशेषण से संबंधित। अब विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं कि कौन सी चीज कैसी है और कितनी मात्रा में है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, वाक्य ध्यान से देखिए, उनमें भी हमें जो विशेषण शब्द हैं उनको रेखांकित करके लिखना है। जैसे महात्मा बुद्ध की उदास नजरें सेनापति जयसेन के मुंह पर पड़ी। अब कैसी नजरें? क्योंकि विशेषता बतलाते हैं, नजरें कैसी है? उदास। तो उदास शब्द क्या होगा? यहाँ पर विशेषण होगा। अब दूसरा है मैं मामूली और तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाती हूँ। अब सेविका कैसी है? कैसी बताई गई है? उसकी विशेषता कैसी बताई गई है? मामूली और तुच्छ। जो तुच्छ और मामूली शब्द हैं वो विशेषण शब्दों में आएंगे। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है ये कार्यपत्रक संख्या का और इस पाठ का। तो सबसे पहले देखिए, बुद्ध देव के चरण छूकर वह मीठी आवाज में बोली। अब आवाज कैसी है? क्योंकि यहाँ पर हमें विशेषता बताई जा रही है कि आवाज की विशेषता कैसी है? कैसी है आवाज? मीठी। तो मीठी जो शब्द है वो विशेषण शब्द में आएगा। तो ये शब्दों के ऊपर आपको रेखांकित करते जाना है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने अभी हमारी जो कार्यपत्रक संख्या है वो पूर्ण की, और जो भी कार्यपत्रक संख्या हमने की वो व्याकरण विषय से संबंधित थी, यानी व्याकरण के जो प्रकरण थे उनसे संबंधित थी। और ये सारे प्रकरण हमने पहले किए हैं, तो हमारे लिए आसान था कि हम इनको हल कर सकें। तो बच्चों, इसी कार्यपत्रक संख्या के साथ में आज का जो हमारा पाठ है भिक्षा पात्र वो समाप्त होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? क्या सीखा आपने? हाँ, हमने सीखा कि हमारे धनी होने पर ही कुछ नहीं होता है। अगर हम कितना भी संपन्न हो ले, लेकिन अगर हम दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो हमारा संपन्न होना या धनी होना बेकार है। अगर अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं है, हमारे पास बहुत सारा धन है, पैसा है, लेकिन अगर हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें अच्छे से लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आप जो गरीब हैं, जो संकट में हैं, तो मैं चाहती हूँ या आप नैतिक मूल्यों को धारण करें और एक दूसरे की सहायता करें। ये जरूरी नहीं है कि हम पैसों के द्वारा ही किसी की मदद करें। हम किसी भूखे को खाना खिलाकर, कपड़े देकर, यानी किसी भी प्रकार से जो आपसे बन पड़ता है हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये नैतिक मूल्य आपको जीवन में उतारने हैं, क्योंकि हर पाठ हमें एक नई सीख देकर जाता है। तो बच्चों, आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम एक नए प्रकरण के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।